अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने पढ़ना है एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन। इसमें आप पढ़ेंगे डिफरेंट एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन जैसे क्रॉस सेक्शन स्टडी, केस कंट्रोल और कोहॉर्ट स्टडी। वाई कंडक्ट स्टडीज, स्टडीज क्यों कंडक्ट करते हैं? टू डिस्क्राइब बर्डन ऑफ डिजीज और प्रेवलेंस ऑफ रिस्क फैक्टर, हेल्थ बिहेवियर or other characteristics of a population that influence risk of disease। बर्डन, डिजीज के बर्डन्स को देखने के लिए, रिस्क फैक्टर को देखने के लिए, हेल्थ बिहेवियर को देखने के लिए और पॉपुलेशन में पाए जाने वाले दूसरे करेक्टरिस्टिक्स को देखने के लिए स्टडीज जो है वो कंडक्ट की जाती हैं। टू डिटरमिन कॉज और रिस्क फैक्टर्स फॉर इलनेस, रिस्क फैक्टर और कॉज देखने के लिए बीमारी की स्टडी कंडक्ट की जाती है। एंड टू डिटरमिन रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन, और इंटरवेंशन कितनी इफेक्टिव है ये देखने के लिए स्टडीज जो है वो कंडक्ट की जाती हैं। दो टाइप की स्टडीज होती हैं, ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल या इंटरवेंशनल। ऑब्जर्वेशनल स्टडी को नेक्स्ट मजीद दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल। डिस्क्रिप्टिव वो जिसमें हम हाइपोथेसिस को जनरेट करते हैं, और एनालिटिकल जिसमें हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव की फिर तीन है, लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस सेक्शनल और इकोलॉजिकल स्टडीज। और एनालिटिकल को भी हम फर्दर थ्री में डिवाइड करते हैं, केस कंट्रोल, कोहॉर्ट और क्रॉस सेक्शनल। इसी तरह से एक्सपेरिमेंटल को भी तीन टाइप में डिवाइड कर देते हैं, क्लिनिकल ट्रायल, फील्ड ट्रायल, कम्युनिटी इंटरवेंशन ट्रायल। ये हम पढ़ रहे हैं यूनिट 4 एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन। डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल स्टडीज। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज क्या होती है? इसमें हाइपोथेसिस को जनरेट करते हैं, आंसर करते हैं व्हाट, हु, वेयर एंड व्हेन, क्या, कौन, कहाँ और कब। और एनालिटिकल स्टडीज में टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस को और आंसर करते हैं व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, अब ये इम्पोर्टेंट है, आप भी जो स्टडी करोगे वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी ही करोगे। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज इंक्लूड सर्वे, इसमें सर्वे को इंक्लूड किया जाता है। पीपल आर स्टडीड एट अ पॉइंट इन टाइम विदाउट फॉलो अप, लोगों को एक पॉइंट पे स्टडी की जाती है विदाउट फॉलो अप, फॉलो अप नहीं किया जाता उनको, सिर्फ एक ही टाइम पे जाके उनसे डाटा कलेक्ट कर लिया जाता है। कैन कंबाइन अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी विथ फॉलो अप टू क्रिएट अ कोहॉर्ट स्टडी, और जब इसमें फॉलो अप इंक्लूड कर लिया जाए तो फिर ये कोहॉर्ट स्टडी बन जाती है। कैन कंडक्ट रिपीटेड क्रॉस सेक्शनल स्टडीज टू मेजर चेंज इन ए पॉपुलेशन, और डिफरेंट रिपीटेड क्रॉस सेक्शनल स्टडीज जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं पॉपुलेशन में चेंज को असेस करने के लिए। एग्जाम्पल है इसके, अकॉर्डिंग टू 2002 नेशनल सर्वे ऑफ फैमिली ग्रोथ, 35% और अबाउट 7.4 मिलियन ऑफ बर्थ टू यूएस वुमेन ड्यूरिंग दी 5 years। तो ये सर्वे किया गया और इसमें देखा गया कि 7.4 मिलियन जो है वो बर्थ हुई है यूएस वुमेन ने 5 years में।
और फैमिली ग्रो हुई है 35%। मेजर प्रेवलेंस एट पॉइंट इन टाइम। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो है वो प्रेवलेंस को मेजर करती है पॉइंट इन टाइम पे। स्नैपशॉट ऑफ अ पॉपुलेशन, स्टिल लाइफ इसको स्नैपशॉट भी कहते हैं और स्टिल लाइफ भी है क्रॉस सेक्शनल स्टडी का दूसरा नेम। कैन मेजर एटीट्यूड, बिलीव्स, बिहेवियर, पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक फैक्टर्स, existing or past health conditions, or anything else that does not require follow-up to assess। और ये जो है ये मेजर करती है एटीट्यूड को, बिलीफ को, बिहेवियर को। ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी की बात हो रही है। जेनेटिक फैक्टर को, पास्ट हेल्थ कंडीशन को और उन सब चीज़ों को मेजर करती है जिसमें फॉलोअप रिक्वायर नहीं होता। The source of most of what we know about the population. डिज़ाइन ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। अब डिज़ाइन क्या है, इसमें एक डिफाइंड पॉपुलेशन होती है और हम उनसे डाटा गैदर करते हैं। तो जो डाटा आता है उसकी 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि हमारे पास इन 4 तरह का डाटा आएगा। एक्सपोजर पॉजिटिव, आउटकम पॉजिटिव। एक्सपोजर भी प्रेजेंट होगा और आउटकम भी प्रेजेंट होगी। एक्सपोजर पॉजिटिव, आउटकम नेगेटिव। यहाँ सिर्फ एक्सपोजर हो सकता है प्रेजेंट हो और आउटकम अभी उस स्नैपशॉट में प्रेजेंट ना हो। यहाँ एक्सपोजर नेगेटिव, आउटकम प्रेजेंट हो सकता है, एक्सपोजर प्रेजेंट ना हो लेकिन आउटकम प्रेजेंट हो जब हम डेटा कलेक्ट करने गए हैं। और एक्सपोजर नेगेटिव, आउटकम नेगेटिव, ना ही एक्सपोजर हो ना ही आउटकम हो। तो इसमें 4 तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं डाटा की, तो हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी करते हुए डाटा कलेक्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टडी। टाइप एस भी पहले डिस्क्रिप्टिव। A cross-sectional study may be purely descriptive and used to assess the frequency and distribution of a particular disease in a defined population। डिस्क्रिप्टिव में क्या हो सकता है, वो फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन को देखेगी। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव कहते हैं इसको है कि वो डिस्क्राइब करना फ्रीक्वेंसीज में। फॉर एग्जांपल, a random sample of school across London may be used to assess the burden or prevalence of asthma among 12 to 14 years old। के 12 से 14 साल के बच्चों में एस्मा प्रेजेंट है कि नहीं। तो स्कूल में एक रैंडम सैंपल लेके तो डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी की गई। तो इसमें वो सिर्फ एट द एंड रिजल्ट में आपको फ्रीक्वेंसी में बता देगा कि कितने जो लोग स्टूडेंट्स थे उनको एस्मा था, कितना को प्रेजेंट नहीं था। तो उसकी प्रेवलेंस जो है वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव में आ जाएगी, इसलिए इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव। फ्रीक्वेंसीज में जिसमें हमें पता चले डिस्ट्रीब्यूशन का। नेक्स्ट टाइप है एनालिटिकल। Analytical cross-sectional study may also be used to investigate the association between a putative risk factor and a health outcome। तो एनालिटिकल क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हम एसोसिएशन देखते हैं बिटवीन अ रिस्क फैक्टर और हेल्थ आउटकम। However, this type of study is limited in its ability to draw valid conclusion about any association or possible causality because the presence of risk factors and outcomes are measured simultaneously। तो ये लिमिटेड है, वैलिड कंक्लूजन ड्रा करती है और ये एसोसिएशन देखती है और कैजुअलिटी देख लेती है क्योंकि ये मेजर कर रही होती है रिस्क फैक्टर और आउटकम को
दोनों टाइम्स को दोनों को एक ही टाइम पे जो है ये मेजर कर रही होती है। और एनालिटिकल जो है इसमें हम एसोसिएशन देखते हैं या फिर कैजुअलिटी देखते हैं, मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो इसमें चेक करते हैं। It may therefore be difficult to work out whether the disease or the exposure came first, so causation should always be confirmed by more rigorous study. लेकिन इसमें ये नहीं पता चलता कि एक्सपोजर पहले आया या आउटकम जो है वो एक्सपोजर होने के बाद में आई, क्योंकि ये दोनों चीज़ों को एक ही टाइम पे मेजर कर रही होती है एनालिटिकल क्रॉस सेक्शन। तो इसलिए हम जो है मोर रिगरस स्टडीज करते हैं ये देखने के लिए कि एक्सपोजर की वजह से ही आउटकम हुआ या फिर नहीं। The collection of information about risk factor is also retrospective, running the risk of recall bias. और रिस्क फैक्टर जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव होता है, मतलब पहले से एक्सपोजर हो चुका हो तो रिकॉल बायस होता है, याद करने में जो है वो फर्क आ सकता है, बहुत सारी चीजें जो है हम भूल जाते हैं। तो अगर आउटकम प्रेजेंट है तो रिस्क फैक्टर को जानने में रिकॉल बायसनेस आ सकती है। रिट्रोस्पेक्टिव मतलब बैक इन टाइम। जैसे कि केस कंट्रोल स्टडी जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी है, उसमें डिजीज को लिया जाता है और बाद में उसके एक्सपोजर के बारे में पीछे की तरफ जाके देखा जाता है। हाँ, मेमोरी प्रॉब्लम आप कह सकते हो रिकॉल वाइज में। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टडी। प्रोवाइड एस्टीमेट ऑफ द डिजीज बर्डन। प्रेवलेंस जो है वो फाइंड आउट करते हैं हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी से। रिलेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। इजी एंड क्विक, आसान होती है और जल्दी से हो जाती है स्टडी। लेस कॉस्टली, लेस कॉस्टली होती है। स्टार्टिंग पॉइंट फॉर कोहॉर्ट स्टडी फॉर स्क्रीनिंग एग्जिस्टिंग डिजीजेस। और ये स्टार्टिंग पॉइंट है कोहॉर्ट स्टडी का एग्जिस्टिंग डिजीजेस को स्क्रीन करने के लिए। प्रोवाइड वेल्थ ऑफ डाटा फॉर फर्दर रिसर्च, और ये काफ़ी डाटा प्रोवाइड करती है फर्दर रिसर्च के लिए। जिस तरह से एडवांटेजेस है इसी तरह से इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डज नॉट प्रोवाइड एस्टीमेट ऑफ डिजीज अकरेंस, इसमें सिर्फ प्रेवलेंस का पता चलता है, इसमें इंसिडेंस का पता नहीं चलता। नो डायरेक्ट एस्टीमेट ऑफ रिस्क पॉसिबल, इसमें रिस्क का हम एस्टीमेट नहीं लगा सकते। रेयर डिजीजेस, शॉर्ट ड्यूरेशन, हाई केस फेटेलिटी नॉट डिटेक्टेड। तो जो रेयर रेयर डिजीजेस होती हैं जिनका ड्यूरेशन शॉर्ट होता है या जिनकी डेथ रेट ज़्यादा होता है, वो वाली डिजीजेस हैं वो डिटेक्ट नहीं होती, क्योंकि ये स्नैपशॉट है, पॉइंट इन टाइम है। तो उस पॉइंट इन टाइम में हो सकता है रेयर डिजीज वाले लोग ना हो, तो या जो जिन डिजीजेस का ड्यूरेशन शॉर्ट है वो होके सही हो गई हो, तो उस टाइम पे वो लोग भी एक्सक्लूड हो जाएंगे। और इसी तरह से जिसका डेथ रेट ज़्यादा है वो भी एक्सक्लूड हो गए, तो इसमें ये सारी चीज़ें जो पता नहीं चलती, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज इंफॉर्मेशन मिनिमल। नेचुरल हिस्ट्री जो है वो थोड़ी होती है, इसमें नहीं पता चलता इतना नेचुरल हिस्ट्री के बारे में। प्रोन फॉर बायसेस फ्रॉम सिलेक्टिव सर्वाइवल, और सिलेक्टिव सर्वाइवल वही कि जो थोड़े जो ठीक हो जाते हैं और बचे रहते हैं वो जो है वो बायसनेस की तरफ जा सकते हैं। नॉट पॉसिबल टू एस्टैब्लिश टेम्पोरलिटी, देयरफॉर इट इज अ वीक डिजाइन फॉर प्रूविंग कैजुअलिटी। टेम्पोरलिटी मतलब टाइम का हिसाब, इसमें नहीं पता चलता कि एक्सपोजर पहले हुआ और आउटकम बाद में हुई या फिर नहीं। तो इसलिए ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को जानने के लिए एक वीक डिजाइन है, ये इसका डिसएडवांटेज है।
नेक्स्ट है कोहॉर्ट स्टडी। क्रॉस सेक्शन समझ में आ गया सबको? किसी को कुछ कोई क्वेश्चन कोई पूछना है तो पूछ लो। कोहॉर्ट स्टडी में क्या होता है? इन कोहॉर्ट स्टडी सब्जेक्ट विद एन एक्सपोजर टू अ कैजुअल फैक्टर are identified and the incidence of a disease over time is compared with that of control person who do not have the exposure। इसमें क्या करते हैं? पहले स्टडी पॉपुलेशन ली जाती है, उसमें से दो ग्रुप बना लिए जाते हैं, एक एक्सपोज और दूसरा अनएक्सपोज। फिर देखते हैं कि एक्सपोजर में किसको डिजीज हुई और कितनों को डिजीज नहीं हुई, उनको फॉलो करते हैं। और इसी तरह से अनएक्सपोज को देखते हैं कितनों को डिजीज हुई और कितनों को डिजीज नहीं हुई। In a longitudinal study, subjects are followed over time with continuous or repeated monitoring of risk factor or health outcome or both। तो इसमें जो है उनको फॉलो अप किया जाता है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जाती है और देखा जाता है रिस्क फैक्टर और हेल्थ आउटकम को, या फिर दोनों को। एडवांटेजेस: can get best assessment of exposure and can deal with changes in exposure। एक्सपोजर को असेस कर सकते हैं और इसमें चेंज इन एक्सपोजर को डील कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपोज खुद करा रहे होते हैं ना रिस्क फैक्टर को, तो इसलिए एक्सपोजर को हम डील कर रहे होते हैं। मे बी ओनली डिजाइन इफ एक्सपोजर नीड्स टू बी मेजर डायरेक्टली। और ये सिर्फ ओनली डिजाइन है जिसमें हम एक्सपोजर को मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली, और किसी भी डिजाइन में एक्सपोजर को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। only way to get prospective information for rapidly fatal disease। और इसके बारे में हम आगे की तरफ जो है ना प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन ले सकते हैं फैटल डिजीज के बारे में। गुड फॉर एस्टेब्लिशिंग टेम्पोरल सीक्वेंस एंड नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। टेम्पोरल सीक्वेंस को एस्टेब्लिश करने में और नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज को जानने के लिए ये डिजाइन बेस्ट है। टेम्पोरल होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। Can examine multiple outcomes linked to exposure, often find other effects than। और ये हम एक्सपोजर में से डिफरेंट आउटकम्स है उसके बारे में पता चला सकते हैं कि एक एक्सपोजर के सामने एक्सपोज होने से कितनी डिजीजेस जो है वो हो सकती हैं। कैन एस्टिमेट ओवरऑल और स्पेसिफिक डिजीज रेट्स इंसिडेंस। इसमें हमको और स्टडी में इंसिडेंस का पता चला सकते हैं। इंसिडेंस होता है नंबर ऑफ न्यू केसेस, तो इसमें क्योंकि फॉलो अप कर रहे होते हैं तो कितने न्यू केसेस होंगे वो हमें पता चल जाता है कि एक्सपोजर के बाद कौन सा जो है वो न्यू केस हुआ। रिसर्चर सिलेक्ट मेजर एंड रिकॉर्ड डेटा। जो रिसर्चर है वो सिलेक्ट कर सकता है, मेजर कर सकता है और डाटा को रिकॉर्ड कर सकता है। लोअर पोटेंशियल फॉर बायस देन अ केस कंट्रोल स्टडी। नो रिकॉल और सिलेक्शन बायस। इसमें कोई रिकॉल और सिलेक्शन बायस नहीं होता।
Results are considered more conclusive than results from case control study. तो रिजल्ट जो केस कंट्रोल स्टडी के हैं उससे ये ज़्यादा कंक्लूसिव रिजल्ट्स होते हैं इसमें। The longer a cohort study continue, the stronger it can become. तो जितनी ज़्यादा लंबी होगी कोहॉर्ट स्टडी उतनी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्गर होगी। ये 5-5, 6-6 साल तक कोहॉर्ट स्टडी जो है वो चलती रहती हैं। डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। ये कॉस्टली होती है और टाइम कंज्यूमिंग होती है। लार्जर सैंपल साइज एंड केस कंट्रोल से ज़्यादा सैंपल साइज चाहिए होता है इसको। डेटा कलेक्शन इज यूजुअली वेरी एक्सपेंसिव। जो डेटा कलेक्शन होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है क्योंकि ये कॉस्टली होती है। लॉन्ग टाइम कमिटमेंट फॉर फॉलोअप चाहिए होता है इसमें, एंड दे आर नॉट गुड फॉर डिजीज विद अ लॉन्ग लेटेंसी। और जिन क्रॉनिक डिजीजेस का इंक्यूबेशन पीरियड लॉन्ग होता है उसके लिए ये ठीक नहीं है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। हाँ, लॉस ऑफ फॉलोअप भी होता है इसमें। इतना क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट इसकी टाइप्स हैं, प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी और रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी। प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी क्या होता है? ग्रुप पार्टिसिपेंट according to past or current exposure and follow up into the future to determine if outcome occurs। इसमें पार्टिसिपेंट को ग्रुप कर लेते हैं एक्सपोज और नॉन एक्सपोज में, और फिर उनको फॉलो करते हैं कि डिजीज हुई या फिर नहीं हुई। Retrospective cohort: at the time the study is conducted, tension exposure and outcomes have already occurred in the past। तो इसमें आउटकम्स जो है वो ऑलरेडी हो चुकी होती है, एक्सपोजर हो चुका होता है उनका, और इसमें पीछे की तरफ जाते हैं रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट में। एक्सपोजर देखते हैं कि एक्सपोज हो चुके हैं और कितनों को जो है वो डिजीज हो चुकी हुई है। ये एक्सपोज और अनएक्सपोज, उसमें देखा डिजीज कितनों को, कितनों को नहीं। फ्यूचर में गए, ये था प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट। और रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट में पास्ट में जाते हैं। डिजीज और एक्सपोजर पहले से प्रेजेंट होता है और पास्ट में हम देखते हैं डिजीज प्रेजेंट होती है और पास्ट में हम देखते हैं कि एक्सपोजर कौन सा हुआ और कौन सा नहीं हुआ। आवाज आ रही है मेरी सबको?
आवाज आ रही है मेरी सबको? In statistics and epidemiology, relative risk or risk ratio is the ratio of the probability of an event occurring, for example, developing a disease or being injured, is in an exposed group to the probability of the event occurring in a comparison non-exposed group. तो रिस्क रेशो में हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी एक इवेंट के अक्कर होने की एक्सपोज में, और उसको कंपेयर करते हैं नॉन एक्सपोज ग्रुप में। ये 2x2 टेबल बना लेते हैं। इसमें एक्सपोजर को साइड पे रखते हैं, डिजीज को ऊपर रखते हैं। Consider an example where the probability of developing lung cancer among smoker was 20% and among non-smoker 1%. This situation is expressed in the 2x2 table to the right. इसमें ए जो है वो 20 है, बी 80 है, सी 1 है, डी 99 है। तो रिलेटिव रिस्क का फॉर्मूला ए ओवर ए प्लस बी डिवाइडेड बाय सी ओवर सी प्लस डी। तो ये कैलकुलेट करें कितना निकला इसका रिलेटिव रिस्क, कैलकुलेट करके आंसर बताएं। जी रिलेटिव रिस्क को कैलकुलेट करें। ओके, ये 24.75 निकल आया। तो अब इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे करते हैं कि अगर रिलेटिव रिस्क जो है वो मोर देन 1 है तो इंक्रीज रिस्क ऑफ आउटकम प्रेजेंट है।
अब इसमें क्योंकि मोर देन वन निकला है तो 25% चांसेस है कि स्मोकर में लंग कैंसर हो सकता है, डिजीज हो सकती है। relative risk is equal to 1 means no risk of outcome और no association और लेस देन 1 मतलब रिडक्शन ऑफ आउटकम और प्रोटेक्टिव फैक्टर जो है वो आ जाता है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट है केस कंट्रोल स्टडी। Case control study identify existing diseases and look back in previous years to identify previous exposure to casual factor। ये डिजीज को आइडेंटिफाई करती है और फिर प्रीवियस ईयर्स में देखती है कि कौन से एक्सपोजर जो थे वो हुए थे। केसेस आर दोज हु हैव डिजीज। केसेस वो होते हैं जिनमें ये डिजीज प्रेजेंट होती है। एंड कंट्रोल आर दोज विदाउट अ डिजीज। और कंट्रोल वो है जिनमें कि वो वाली डिजीज प्रेजेंट ना हो जो केसेस में है। बाकी और कोई डिजीज हो सकती है लेकिन जिस डिजीज के अपने केसेस नहीं है ना, वो वाली डिजीज नहीं प्रेजेंट हो सकती। एनालिसिस एग्जामिन इफ एक्सपोजर लेवल आर डिफरेंट बिटवीन दी ग्रुप। और एक्सपोजर लेवल जो है वो डिफरेंट होगा बिटवीन दी ग्रुप्स के। ये पॉपुलेशन ली उसको केस में और कंट्रोल में डिफाइन किया। केस वो जिनको डिजीज थी, कंट्रोल वो जिनको डिजीज नहीं थी। और फिर उनको देखा कि कितने लोग एक्सपोज थे, कितने अनएक्सपोज थे। और फिर कंट्रोल में भी देखा कितने एक्सपोज थे और कितने अनएक्सपोज थे। एडवांटेजेस क्या है? बेस्ट डिजाइन फॉर रेयर डिजीज, can be accomplished quickly since events of interest have already occurred। रेयर डिजीज के लिए ये बेस्ट डिजाइन है और क्विकली हो जाता है क्योंकि डिजीज से ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। कैन स्टडी सेवरल पोटेंशियल एक्सपोजर एट द सेम टाइम। और lend itself well to hospital-based studies and outbreak। हॉस्पिटल बेस्ड स्टडीज और आउटब्रेक्स के लिए ये वेल डिजाइन है। डिसएडवांटेजेस है इसके हार्ड टू डिसाइड व्हेन डिजीज वाज एक्चुअली एक्वायर्ड। ये डिसाइड करना डिफिकल्ट होता है कि डिजीज कब हुई। कंट्रोल ग्रुप कैन बी डिफिकल्ट टू फाइंड। कंट्रोल ग्रुप जो है वो देखना डिफिकल्ट है। कांट कैलकुलेट इंसिडेंस पॉपुलेशन रिलेटिव रिस्क और एट्रिब्यूटेबल रिस्क जो है वो कैलकुलेट नहीं होता। हाई पोटेंशियल फॉर बायसनेस है और यूजुअली नॉट जनरलाइजेबिलिटी। जनरलाइज जो है वो ये नहीं हो सकता। इसकी मेजर ऑफ एसोसिएशन में ऑड रेशो देखते हैं। इज अ मेजर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन एन एक्सपोजर एंड एन आउटकम। कैलकुलेशन करते हैं odds ऑफ डिजीज इन एक्सपोज डिवाइडेड बाय odds ऑफ डिजीज इन दी नॉन एक्सपोज। तो इसका फॉर्मूला है AD ओवर BC। AD ओवर BC जो है वो इसका फॉर्मूला है। इसमें भी इंटरप्रिटेशन वही होती है। ऑड रेशो अगर एक मोर देन वन है तो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपोजर अमंग केसेस। ऑड रेशो इज इक्वल टू वन है नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपोजर। ऑड रेशो लेस देन वन है डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपोजर। चले अब ये आउटकम और एक्सपोजर। एक्सपोजर को देखने के लिए आगे की तरफ अगर आउटकम की तरफ जाए तो कोहोर्ट है, बैक को जाए तो केस कंट्रोल है और दरमियान में जो है वो है क्रॉस सेक्शनल। टेंडेंस लगवा लें अब अपनी।
नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट and case control study. Case control study start from outcome to exposure, while in a retrospective study, one already known if there was exposure and tries to identify association to outcome in a retrospective way. केस कंट्रोल स्टडी में हम डिजीज से लेकर उसका एक्सपोजर देखते हैं, लेकिन रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट में हम एक्सपोजर का पता होता है और हम उसमें से डिजीज का पता चलाने के लिए स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है केस कंट्रोल में और रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट में। केस कंट्रोल में हम डिजीज लेते हैं और फिर उसके बैक चेक करते हैं एक्सपोजर, लेकिन रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट में हमें एक्सपोजर का पता होता है और हम बैक उसको देख रहे होते हैं कि डिजीज कितनों में प्रेजेंट हुई या फिर नहीं। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल स्टडी। An ecological study is an observational study defined by the level at which data are analyzed, namely at the population or group level rather than individual level. तो इकोलॉजिकल स्टडीज में पॉपुलेशन के लेवल के ऊपर हम स्टडी करते हैं, मतलब इसमें इंडिविजुअल नहीं होते बल्कि ग्रुप को लेके हम स्टडी करते हैं। Ecological studies are often used to measure prevalence and incidence of disease, particularly when disease is rare. तो इकोलॉजिकल स्टडीज में हम मेजर करते हैं प्रेवलेंस को और इंसिडेंस ऑफ डिजीज को, स्पेशली वो जब डिजीज जो है वो रेयर हो। दे आर इनएक्सपेंसिव एंड इजी टू कैरी आउट। ये इनएक्सपेंसिव होती हैं और इजी होती हैं कैरी आउट करने में using routinely collected data, but they are more prone to bias and confounding। लेकिन ये bias और confounding के more prone होती है। इसमें जो एक एरर आ जाता है वो होता है इकोलॉजिकल फाल्से। इकोलॉजिकल फाल्से आल्सो कॉल्ड इकोलॉजिकल इन्फेरेंस फाल्से in epidemiology, failure in reasoning that arise when an inference is made about an individual based on aggregate data और ग्रुप। जब क्योंकि इकोलॉजिकल स्टडी में हम ग्रुप को लेके स्टडी करते हैं तो इसमें कभी कभी जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे रीजनिंग जो है वो गलत हो जाती है, इसलिए हम इसको कहते हैं इकोलॉजिकल फाल्से। बस आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अल्लाह हाफिज।